Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 571. A client with a chest injury has suffered chest. The nurse assessed the client for which most distinctive sign of flail chest. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्लाइंट है चेस्ट इंजरी का, वो सफ़र कर रहा है फ्लेल चेस्ट से. सो नर्स ने असेस किया कौन से डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ फ्लेल चेस्ट को असेस करेगी. राइट, चेस्ट इंजरी हुई है और वो सफ़र कर रहा है फ्लेल चेस्ट से. सो एज अ नर्स आप किस साइन ऑफ फ्लेयर चेस्ट को मोस्ट डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ फ्लेयर चेस्ट को असेस करोगे. राइट. सो फ्लेयर चेस्ट किसकी वजह से होती है? मल्टीपल रिब फ्रैक्चर की वजह से होती है. सो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिब्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं. राइट, फ्लोटिंग सेक्शन ऑफ रिब. सो ये सेक्शन कैसे फ्लोट करता है? बिकॉज ये सेक्शन अनअटैच होता है टू द बोनी रिब केस. राइट, क्योंकि क्या हुआ है, रिब का फ्रैक्चर हुआ है. सो रिब के फ्रैक्चर में क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल ये पेशेंट की रिब्स हैं. सो रिब्स में जब यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, सो ये यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से अनअटैच हो जाएंगी. जब ये अनअटैच हो जाएंगी तो उसकी वजह से फ्लोटिंग मूवमेंट इसमें होंगी. राइट. सो उसकी वजह से क्या होगा, पैराडॉक्सियल चेस्ट मूवमेंट होगी. इसका क्या मतलब है कि जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा, इंस्पिरेशन क्या करेगी, पुल करेगी फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को इनवर्ड. राइट, जब ये पेशेंट क्या कर रहा है, इंस्पिरेशन करेगा, इनहेल करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा. राइट, और जब एक्सहेल करेगा तो क्या होगा, एक्सहेल के टाइम जो सेगमेंट होगा वो आउटवर्ड को आ जाएगा. जब सारी चेस्ट, जो सारी केस होंगे, रिब केस होगा, वो मूव करेगा टू द इनवर्ड. राइट. सो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइन है किसका, फ्लेल चेस्ट का, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट ऑप्शन इज द साइनोसिस. नहीं, साइनोसिस नहीं होगा. सेकंड इज द हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन भी नहीं होगा. पैराडॉक्सियल चेस्ट मूवमेंट, यस, फ्लोटिंग ऑफ द rib case. Right, floating of the fractured segment of the rib. And next is the dyspnea especially on exhalation. ये भी नहीं होगा. तो इसका मेन सिम्टम क्या आएगा, पैराडॉक्सियल चेस्ट मूवमेंट. So next question is question number 572. The nurse is assessing client with multiple trauma who is at risk for developing acute respiratory distress syndrome. The nurse should assess for which earliest sign of acute respiratory distress syndrome. सो नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट को विद मल्टीपल ट्रॉमा. राइट, मल्टीपल ट्रॉमा पर्सन में हुआ है, उसको आप असेस कर रहे हो जो किसके रिस्क पे है फॉर डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो नर्स कौन से अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम असेस करेगी पर्सन में फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अर्लीस्ट साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. अर्लीस्ट साइन क्वेश्चन में हमने किस पे फोकस करना है, अर्लीस्ट साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. राइट. सो acute respiratory distress syndrome. So respiratory distress means organ distressing है, organ distress में है. तो जब organ distress में होगा तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए कंपनसेट करना स्टार्ट कर देती है. राइट. सो कंपनसेट करेगी तब हमारे अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम क्या होंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम के,
इसमें क्या होगा, जब वो कंपनसेट करेगी तो रेस्पिरेशन रेट विल बी इंक्रीज, राइट। रेस्पिरेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि बॉडी कंपनसेट कर रही है, मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारी बॉडी कंपनसेट करना स्टार्ट करेगी। जब कंपनसेट करना स्टार्ट करेगी तब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट विल बी इंक्रीज, राइट। एंड उसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पर्सन में डिजनिया होगा, एयर हंगर होगा, रिट्रैक्शन ऑफ असेसरी मसल एंड साइनोसिस पर्सन में होगा, राइट। सो ये होंगे अर्लियर साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज द बाइलेटरल वीजिंग। सो बाइलेटरल वीजिंग पेशेंट में हो सकता है, बट ये होगा लेटर स्टेज में। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अर्लियर साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो ये लेटर स्टेज में होगा। इंस्पायरेटरी क्रैकल्स भी लेटर स्टेज में होगा, राइट। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन में इसमें पर्सन रिट्रैक्शन होगी असेसरी मसल की, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन नहीं होगी। सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। सो येस, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा बिकॉज हमारी बॉडी क्या करेगी, उस टाइम कंपनसेट करना स्टार्ट करेगी। सो रेस्पिरेटरी विल बी इंक्रीज, राइट। सो स्टार्टिंग में जो ब्रेथ साउंड है दैट विल बी क्लियर, राइट। बट लेटेस्ट स्टेज में क्या होगा, लेटेस्ट स्टेज में पर्सन में बायलेटरल ब्रीजिंग हो सकती है और इंस्पायरेटरी क्रैकर्स हो सकते हैं, राइट। So next question is question number 573. The nurse has conducted discharge teaching with a client diagnosed with tuberculosis who has been receiving medication for 2 weeks. The nurse determine that the client has understood the information if the client make which statement. So nurse conduct कर रही है डिस्चार्ज टीचिंग क्लाइंट की जो डायग्नोज किया गया है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, राइट। सो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है जो रिसीव कर रहा है मेडिकेशन 2 हफ्ते से। नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया इन्फॉर्मेशन को अगर क्लाइंट कौन सी स्टेटमेंट देता है। तो इसके लिए हमें सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि क्लाइंट ने कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट हमें दी है। आई नीड टू कंटिन्यू मेडिकेशन थेरेपी फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ तक हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम तक हम मेडिकेशन थेरेपी स्टार्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। सो मेडिकेशन थेरेपी कब तक चलती है पेशेंट की, 6 to 12 मंथ तक चलती है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। एंड सेकंड ऑप्शन है आई कांट स्टॉप द मॉल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ तक पेशेंट को ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि आफ्टर 2 to 3 वीक पेशेंट कंटामिनेटेड नहीं होता है आफ्टर स्टार्टिंग द मेडिकेशन, राइट। तो 6 मंथ तक वेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट पेशेंट ने मास्क वियर करना है। नेक्स्ट इज आई कैन रिटर्न टू वर्क इफ़ अ स्पूटम कल्चर कम बैक नेगेटिव। स्पूटम कल्चर, इसमें सिंगल स्पूटम कल्चर बोला है और मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि 3 स्पूटम कल्चर नेगेटिव होने चाहिए। आफ्टर दैट वी विल कंसिडर कि पर्सन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव है। बट इसमें लिखा है आई कैन रिटर्न टू वर्क इफ़ अ स्पूटम कल्चर कम बैक नेगेटिव। So next question is I should not be contagious after 2 to 3 week of medication therapy. Yes, after 2 to 3 week of medication therapy patient contagious नहीं होगा, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था। सो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा था वो क्या था कि इसकी मेडिकेशन कितने टाइम तक चलती है, 6 to 12 मंथ तक इसकी मेडिकेशन थेरेपी स्टार्ट कंटिन्यू रहती है। डिपेंड करता है कि 6 मंथ के बाद पेशेंट ने कंटिन्यू करनी है मेडिकेशन नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है पर्सन की सिचुएशन पे, राइट। So next question is question number 574. The nurse is preparing to give a bed bath to an immobilized client with tuberculosis. The nurse should wear which items when performing this care? अब नर्स प्रिपेयर कर रही है बेड बाथ एक इमोबलाइज क्लाइंट को जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, वो इमोबाइल है, उसको आप बेड बाथ प्रोवाइड कर रहे हो।
नर्स ने कौन सी नर्स शुड वियर विच आइटम, कौन सी आइटम आपने वियर करनी है व्हेन परफॉर्मिंग दिस केयर, राइट। सो इसमें हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करनी है, बट आपने स्पेशली इसमें क्या यूज़ करना है। सो इसमें इसमें नर्स ने मास्क वियर करना है, ग्लव्स वियर करना है, गाउन वियर्स करना है जब पेशेंट को बाथ प्रोवाइड करनी है, राइट। मास्क हो गया, गाउन हो गया एंड ग्लव्स हो गया, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स। सो सर्जिकल मास्क नहीं, पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर नर्स ने यूज़ करना है। सो फर्स्ट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ द पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर गाउन एंड ग्लव्स। यस, रेस्पिरेटर पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर हो गया, गाउन्स एंड ग्लव्स वेयर करने हैं व्हेन प्रोवाइडिंग बाथ टू द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर एंड प्रोटेक्टिव आई वियर, नो। सर्जिकल मास्क, गाउन एंड प्रोटेक्टिव आई वियर, नो। हमें क्या करना है, पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर यूज़ करना है एंड गाउन एंड ग्लव्स यूज़ करने हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 575. A client has experienced pulmonary embolism. The nurse should assess for which symptom which is most commonly reported. So client experience कर रहा है pulmonary embolism से. So nurse ने कौन से सिम्टम असेस करने हैं जो कॉमनली रिपोर्टेड होते हैं इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो हमसे पूछा गया है मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी कैपिलरी विल बी ब्लॉक्ड, राइट। जब पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी या पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लॉक होंगी तो पर्सन में क्या होगा, सडन सेवियर चेस्ट पेन होगी, राइट। चेस्ट पेन पर्सन में होगी। चेस्ट पेन की वजह से पर्सन को वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पर्सन को हुआ है। तो रिपोर्टेड सिम्टम पर्सन में क्या आएंगे, रिपोर्टेड सिम्टम्स इसमें आएंगे डिज़निया, पर्सन को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, राइट। हाइपर वेंटिलेशन होगा, रेस्पिरेटरी रेट विल बी इंक्रीज। साइनोसिस, लेटर साइन आएंगे, साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशन, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, राइट। सो देखते हैं हमसे पूछा गया था अर्लियर सिम्टम, राइट, जो आप असेस करोगे कॉमनली रिपोर्टेड होते हैं इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हॉट फ्लैशेस फीलिंग। सो हॉट फ्लैशेस फीलिंग नहीं होगा, ये होगा जब पर्सन को इन्फेक्शन होगा। तो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज द सडन चिल एंड फीवर, ये भी फीवर में होगा तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। चेस्ट पेन दैट अकर सडन, यस, चेस्ट पेन इज द मेन सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डिस्निया व्हेन डीप ब्रीथ व्हेन टेकन, नो, डिस्निया नहीं होगा, ये लेटर सिम्टम में आएगा। सो अर्ली सिम्टम हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 3, चेस्ट पेन दैट अकर सडनली।